हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी को अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज हम लोग सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म का ओवरव्यू करने वाले हैं। आखिर हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, व्हाट टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, क्या पढ़ना है ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तभी जाकर वो सारे टॉपिक को इन डिटेल हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों को टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोगों को टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक क्या होगा। पहला टॉपिक होगा फेडरलिज्म और फेडरलिज्म के की फीचर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, और इस फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या है। जो 7 की फीचर आपके बुक में दिए गए हैं, उन 7 की फीचर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। दिस विल बी द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकंड टॉपिक में, और सेकंड टॉपिक क्या है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। क्या भारत एक फेडरल कंट्री है? तो हाँ, भारत एक फेडरल कंट्री है। तो भारत में ऐसे कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड टॉपिक हो जाएगा। फिर हम लोग थर्ड टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो थर्ड टॉपिक ये है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। यहां तो प्रोविजन की चर्चा की गई कि दीज आर द प्रोविजन विच प्रूव दैट कि भारत एक फेडरल कंट्री है, लेकिन उसको पॉलिटिकल लाइफ में प्रैक्टिस कैसे किया जा रहा है उसकी चर्चा यहां पर की गई है। उसकी चर्चा यहां पर की गई है। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा डिसेंट्रलाइजेशन, जो कब किया गया है, 1992 में किया गया है। 1992 से पहले हमारे देश में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन 1992 में एक नया लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। ये तो हो गई कि ये 4 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। अब चारों टॉपिक का थोड़ा नोट्स दिखा देते हैं कि देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर फेडरलिज्म को डिफाइन किया गया है कि फेडरलिज्म क्या है। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर फेडरलिज्म के की फीचर दिए गए। दीज आर द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, दिस इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, दीज आर द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ये फेडरलिज्म के की फीचर हो गए। उसके बाद 2 तरह के जो फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। ये फर्स्ट टॉपिक का ही पार्ट है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सेकंड टॉपिक में जाएंगे। तो सेकंड टॉपिक क्या है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। भारत क्या फेडरल कंट्री है? हाँ है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत को फेडरल कंट्री बनाता है? तो देख लो, भारत में भी 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुरुआती दौर में थे, बाद में तो 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश किए गए। इसके अलावा जो कानून बनाने की जो अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, वो क्लियरली डिवाइडेड। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खास सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं, जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। और स्टेट गवर्नमेंट खास सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं, जो कहां पर दिया गया है, स्टेट लिस्ट में दिया गया है। तो यहां पर जो लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने के जो पावर है, अधिकार है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवाइड किया गया है। और ये सब चीजें ही भारत को क्या बनाता है, फेडरल कंट्री बनाता है। चलो, ये तो बातें हो गई। और भारत में फेडरलिज्म को मेरे भाई, प्रैक्टिस कैसे किया जा रहा है। तो भारत में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए 3 पॉलिसी अडॉप्ट किए गए हैं। पहला पॉलिसी हमारा क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट। लैंग्वेज के आधार पर कई सारे राज्यों का निर्माण किया गया। लैंग्वेज के आधार पर कई सारे राज्यों का निर्माण किया गया है, हमारा पहला पॉलिसी था फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा पॉलिसी ये था कि हम लोगों ने किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि कई लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया गया, ताकि जो भी अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं उन सबको लगे कि भाई हमारा भी बात की जा रही है, हमारे लैंग्वेज का भी रिस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, जब आएंगे इस टॉपिक में तो यहाँ इसको डिटेल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देख लो, उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर बताया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, व्हाट डू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, और इसके पीछे के कारण क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन
क्यों किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया, ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन कब किया गया, क्यों किया गया, वो तो हो गया। कब किया गया था, 1992 में हुए। कैसे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, तो दीज आर द स्टेप्स दैट वर गोइंग टू बी टेकन इन 1992, ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन करने के बाद जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ने वाले हैं, पंचायत समिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिला परिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं, और शहरी क्षेत्र में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और म्यूनिसिपैलिटीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहीं पर हमारा चैप्टर द एंड हो जाता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया, इस चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। अब पार्ट वाइज इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।